आज हम आपको अकाउंटिंग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की क्लास 11 की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अकाउंटिंग का हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके ये वीडियो आपका पार्ट 5 वीडियो है और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि सब तक पहुँचे। वीडियो बिल्कुल फ्री है और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सॉरी, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो जितनी भी हैं वो आपको मिलती रहे, नोटिफाई होती रहे। तो बच्चों, हम इसमें जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम आपको बता दें। बच्चों, इसमें वाई डू वी यूजर्स वांट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। बच्चों को समझ नहीं आता, ये एक सरसरी नज़र पे देखने वाला एक क्वेश्चन बनता है कि वाई डू यूजर्स वांट टू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर्स क्यों चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक लाइन में इसका आंसर दे दूं मैं ओन लैंग्वेज में। तो बच्चों, इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहते हैं यूजर्स, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। दोनों के लिए कौन? एक हो गए इंटरनल यूजर्स, एक हो गए एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स कौन होगा? इंटरनल यूजर्स वो होंगे इंटरनल यूजर्स उसका एक्सटर्नल यूजर्स। सॉरी, एक्सटर्नल पेन आज भाग रही है। एक्सटर्नल फिर से डिस्टर्ब कर दिया इसने। एक्सटर्नल एक्सटर्नल ठीक है बच्चों, एक्सटर्नल हाँ सॉरी, ये बच्चों हो गया एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में कौन कौन होते हैं? इंटरनल में होते हैं आपके कंपनी के मैनेजर, कंपनी के डायरेक्टर और कंपनीज एम्प्लॉय। ओके। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन होंगे? डेटर्स, क्रेडिटर्स, अथॉरिटी या जिस अथॉरिटी से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, गवर्न है, इंडियन गवर्नमेंट। ओके, जिस अथॉरिटी से सेबी एटसेट्रा, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब आप कहोगे कि इंफॉर्मेशन इन दोनों को क्यों चाहिए? इंटरनल यूजर्स को इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है कि अकाउंटिंग से कि हमारी क्या पोजीशन है। एक्सटर्नल यूजर्स इसलिए आपकी इंफॉर्मेशन है कि आपकी क्या पोजीशन है। दोनों इक्विवेलेंट है, बट दोनों में डिफरेंट ये है कि ये अपनी पोजीशन इसलिए चेक करते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं या हम लॉस में जा रहे हैं। ये इसलिए चेक करते हैं कि आप की जो कैपिटल है उस कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस है या नहीं। कहीं आप भाग तो नहीं जाओगे? जैसे मान लीजिए, भाग कैसे जाओगे
कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का पैसा तो नहीं डुबो दोगे अगर आप माइनस में चल रहे हो तो, ठीक है। एमलगेशन तो नहीं हो सकता आपकी कंपनी का। आप क्या नाम है, आपकी कंपनी कहीं डम तो नहीं होने वाली है, मतलब इट्स मीन्स आपकी कंपनी कहीं दिवालिया तो होने वाली नहीं है। तो इसके लिए आप एक आरबीआई इसको गवर्न करती है, पूरा सेबी इसको देखता है, ये हम आपको आगे बताते चलेंगे। ये अकाउंट जब कई पार्ट में हो जाता है, ये तो बेसिक अकाउंटिंग है, तो उसमें सभी बताया जाता है, तो ये चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी अंडर राइट हो रही है या आपकी कंपनी ना जो है लॉस में जा रही है, तो एक्सटर्नल यूजर्स कोई जैसे शेयर हैं, डिबेंचर्स हैं, तो उनको लगेगा मेरा पैसा डूब रहा है। अगर वो शेयर लिया है तो उसका पैसा डूबने लगेगा, ठीक है। फिर अगर ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है तो उसको ये देखना होता है कि आप कितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो तो क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तुरंत उनका पैसा उनकी उनकी जो सैलरी वो डूब जाएगी, इसलिए उनको दोनों को चेक करना होता है, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे वही बात आ गई। तो पहला पॉइंट क्या है कि क्यों ज़रूरी है, तो इसमें पहला बता रहा है द ओनर्स शेयर होल्डर्स यूज देम टू सी if they are getting a satisfactory return on their investment and to assets and financial health of their company's business। यहाँ पे कह रहा है कि ओनर या शेयर होल्डर स्लैश लगा हुआ है, शेयर होल्डर भी ओनर हो सकते हैं, बट वो 50% से ज़्यादा किसी कंपनी का शेयर अगर वो परचेस कर लें तो, ठीक है। तो इसलिए दोनों में स्लैश लगा दिया है। कंपनी का मालिक क्या होता है, कंपनी का मालिक वो होता है जिसने कंपनी में कैपिटल लगाई हो, ठीक है। पूरी कंपनी स्टार्टअप की हो, लेकिन अगर वो कंपनी के शेयर जितने कंपनी का शेयर क्या होता है, कंपनी की वैल्यू होती है एक तरीके से, कितनी वैल्यू इस कंपनी की है। अगर उसके 50% से ज़्यादा कोई आदमी, कोई मान लीजिए A% है, जैसे मान लीजिए कि कोई A% है, ठीक है, वो B% का 55% शेयर खरीद लिया, ठीक है। तो इस 55% का क्या हो जाएगा, ए बी कंपनी का मालिक हो जाएगा, तो बी किसके अंडर में हो जाएगी, ए कंपनी के अंडर में हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें यही चीज कह रहा है, इसमें यही चीज कह रहा है कि जो शेयर होल्डर या कंपनी के ओनर होते हैं उनको हमेशा अपनी सेटिस्फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट की रिटर्न चाहिए होती है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, शेयर होल्डर कोई भी पैसा लगाता है, जैसे मान लीजिए कंपनी के 10 रुपए के शेयर है, ठीक है, उसने 50,000 शेयर खरीद लिया, तो कितने हुए, 50,000 शेयर अगर मान लीजिए खरीदता है और 10 रुपए पर शेयर है, तो पर शेयर 50,000 मतलब 5 लाख रुपए की कैपिटल उसने इन्वेस्ट की है किस कंपनी, जैसे मान लीजिए ए ने बी में 5 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट कर दी 50,000 शेयर खरीद करके, ठीक है। तो वो सेटिस्फैक्टरी रिटर्न क्या चाहेगा कि जितने उसके शेयर गए हैं उसके उसको डिविडेंड मिलते रहें, या उसको जब भी चाहे तो उसको बेचकर अपने पैसे पा सके, या फिर उसको उसके जो कंपनी की वैल्यू बढ़ती रहती है तो उस कंपनी का उसको डिविडेंड मिले, नहीं तो डिविडेंड नहीं, अगर मान लीजिए डिविडेंड मिलता भी है तो उसको बोनस भी मिले, ठीक है। ये सब चीज़ें उसको मिलती रहे, मतलब कोई भी आदमी इन्वेस्ट करता है तो उसको अपने प्रॉफिट के लिए तो इन्वेस्ट करता है, अपने पैसे को लगाता है। तो इसीलिए इसमें ओनर एंड शेयर होल्डर स्लैश लगाया है कि शेयर होल्डर अगर 55% से ज़्यादा खरीद देता है तो कंपनी का ओनर हो जाता है, इसलिए इनको कंपनी के सह मालिक कहा जाता है। एंड टू एसेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ देयर कंपनीज बिजनेस, और ये क्या करते हैं, ये निर्धारण करते हैं कि जो कंपनी की फिनेंशियल हेल्थ होती है बिजनेस की, वो उसका निर्धारण करते हैं, एसेस करते हैं। कैसे एसेस करते हैं कि अगर किसी कंपनी की शेयर वैल्यू ज़्यादा है तो उसके शेयर होल्डर ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगर किसी कंपनी के सॉरी अगर किसी कंपनी के फिनेंशियल हेल्थ कम है तो उसके शेयर होल्डर क्या होंगे, कम होंगे। नेक्स्ट आते हैं the directors manager use them for making both for making both sorry for making both internal and external companies in their attempts of evaluate and performance। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे
यूजर्स कौन हो सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो कंपनी के डायरेक्टर क्या करते हैं, डायरेक्टर मैनेजर में भी स्लैश लगाया है कि अगर मैनेजर को भी डायरेक्टर बनाया जा सकता है कंपनी का, ठीक है, इसलिए इसमें कहा दोनों को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी जा सकती है, तो इसलिए स्लैश लगा। स्लैश जहाँ पे लगेगा मतलब दोनों में कुछ एक इक्विवेलेंट पावर आ सकती है। जैसे इसमें ओनर एंड शेयर होल्डर में क्या होता है, इक्विवेलेंट पावर का तो दोनों मालिक हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आ सकती है, यूज देम फॉर मेकिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल comparisons of their attempts of evaluate and performance। ये क्या करते हैं, इंटरनल परफॉर्मेंस और एक्सटर्नल परफॉर्मेंस का तुलना करते हैं, कि तुलना करते हैं और उसके मूल्यांकन करते हैं। तुलना कैसे करते हैं कि वैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी राम की है, सॉरी, कोई कंपनी राम की है और इनकी कंपनी श्याम की है। हाँ क्यों आ भैया जी, यहाँ पे एस एच लिख दे रहा है, ठीक है, श्याम की है। तो मान लीजिए श्याम कंपनी अपनी एवेल्यूएट करेगा अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी अर्निंग को राम से, कि हम कितना पीछे चल रहे हैं मार्केट में। अगर हम इसके बराबर हैं, अगर ये आगे चल रहा है तो राम इसकी एवेल्यूएट करेगा अपने आप को कि हम कितना पीछे चल रहे हैं, ठीक है। हमेशा इतना जान लीजिए कि जो मार्केट में आगे होता है हमेशा कंपटीशन हमेशा पीछे वाली कंपनियां ही करती हैं, ठीक है। दे में compare the financial information of their companies with the industry figure in order to ascertain the company's strength and weakness। अब ये फाइनेंशियल एनालिसिस करके क्या करते हैं, वही चीज बताएं, अपनी क्षमता और कमजोरियों का पता लगाते हैं कि कहाँ पे कंपनी डाउन हो रही है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंसर्न with ensuring the money invested in the company organization is generated adequate return and that the company organization is able to pay the debts and remain solvent। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि मैनेजमेंट हमेशा क्या कंसर्न करता है कि जो मनी इन्वेस्टेड है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो हमेशा जनरेट होनी चाहिए, रिटर्न फॉर्म में आनी चाहिए। कि मान लीजिए कोई कंपनी अगर कैपिटल लगी है 50,000 की, तो मतलब उस पर 50,000 लगा है तो 51,000 आना ही चाहिए, तभी तो कंपनी ग्रो करेगी, ये तो कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू पे इट्स डेब्ट एंड रिमेन सॉल्वेंट। और जो ताकि जो उनके पास जितने भी पैसा पे करने की बात हो, जो भी उनके उधार हो उनको पे कर सकें, और जो इनके पास जो इनके पैसे डूबे हैं उनको ये सॉल्व करें, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन से तो चेक करते हैं कि कितना पैसा हमारा मार्केट में फंसा हुआ है जो अभी तक नहीं मिला। नेक्स्ट आते हैं द क्रेडिटर्स लेंडर्स, when to know if they are likely to get paid on book, sorry, to get paid, and look particularly and liquidity, which is the ability of the company organization to pay its debt as they become due। अब यहाँ पे क्रेडिटर को लेंडर्स कहा गया। लेंडर्स मतलब क्या होता है, जो उसका लेने वाला मालिक, ठीक है, स्वामी, जो लेनदार है, वो क्या चाहता है हमेशा, वो ये जानना चाहता है कि जो चीज़ें उसको पेड की गई हैं या जो चीज़ें बाकी हैं वो उसकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी उधार पे या किसी भी चीज़ पे उसका बकाया तो नहीं है। तो जो बकाया है उसी पे क्रेडिटर्स को दिया जाता है हमेशा। क्रेडिटर कौन बनता है, ऐसे मान लीजिए कि आपने कैपिटल इकट्ठा की, मान लीजिए इसका कलर चेंज कर देते हैं कि आपने कैपिटल इकट्ठा की, ठीक है। तो आपने 4, 5, 6 लोगों से कैपिटल इकट्ठा करोगे, ठीक है। जैसे शेयर होल्डर हो गए ए, बी, सी, डी। तो ए ने
शेयर होल्डर का, जैसे मान लीजिए शेयर होल्डर है तो ये 5%, ये 7%, ठीक है, तो इसने 10% लिया। तो इन्होंने 8% लिया। तो ये जितने इन्होंने क्या किए हैं कि जो कैपिटल जिन जिन चीज़ों ने, तो वो क्या है, वो आपके क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स कौन होता है? जो आपके शेयर होल्डर होते हैं वो आपके क्रेडिटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया क्रेडिटर्स जो आपके स्वामी भी कहे जा सकते हैं, लेकिन जो आपके ले जब तक आपका बकाया है तब तक वो स्वामी कहे जाएंगे, ठीक है। मेन आपको इनको बेसिक टर्म से ये समझिए कि क्रेडिटर्स हमेशा आपके लेनदार होंगे। वांट टू नो इफ दे आर लाइकली टू गेट पेड, वो हमेशा ये जानना चाहते हैं कि जो चीज़ उनको जो चीज़ उनसे ली गई है वो उनको लिक्विडिटी में यानी कैश में या एबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे डेब्ट्स, उनके उधार के लिए, या तो दे बिकम ड्यू, तब तक उधार होता है उनका पैसा जब तक कि उनको ड्यू ना कर दिया जाए। ड्यू मतलब भुगतान एकदम एंड कर दिया जाए, ठीक है, तब तक वो आपके क्रेडिटर्स होंगे। नेक्स्ट आते हैं, द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स यूज देम टू assess whether or not to invest their money in the company organization। जो एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स मतलब जैसे शेयर होल्डर या डिवेंचर्स जिनको फिक्स, मेनली इनको मानिए डिवेंचर्स मानिए, आगे आपको पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि डिवेंचर्स जिनको जिनको एक इंटरेस्ट फिक्स रेट पे देना है, तो उनको क्या होता है कि उनकी जो मनी होती है वो निर्धारण करते हैं कि उनको हमेशा उनका पैसा फिक्स टाइम पे उनको मिले, ठीक है। तो वो एसेस करते हैं इस चीज़ को, वो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स कहे जाते हैं। द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज सच एस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसीज जो होती हैं उसमें जैसे रजिस्ट्रार कंपनी, जो कंपनी का प्रमाण पत्र सर्टिफाइड करता है, कंपनी का नाम देता है, उसको रजिस्ट्रार बोला जाएगा कंपनी का। कस्टम डिपार्टमेंट IRDA, इसको बोलते हैं IRDA, LIC वगैरह की यही करता है, इसको बोलते हैं इंडियन रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा रिक्वायर इंफॉर्मेशन फॉर द पेमेंट ऑफ वेरियस टैक्सेस सच एज वैल्यू एडेड टैक्सेस, वैट, इनकम टैक्स, IT, custom and excise duty for protecting the interest of investors। उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं जिसमें रजिस्ट्रार कंपनी के होते हैं, IRDA होती है, RBI है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, टैक्स लगाकर उसको जो इन्वेस्ट होता है उसको एक्सेस करते हैं, निर्धारण करते हैं कि आपकी कंपनी की क्या वैल्यूएशन, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ वैट, जितने भी पेमेंट आप पे करते हो टैक्स के दायरे में जाती है। जैसे अगर आप सामान को बेच रहे हो तो वैट लगेगा, आपकी कंपनी की इनकम जितनी हो रही है उस पर टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी किस पे होती है कि जो आप सामान मंगाते हो या सामान बाहर भेजते हो तो उस पर कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी लगती है। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो कि ये जो इंटरेस्ट होते हैं वो उसकी रक्षा करते हैं जिससे कंपनी भागने न पाए, उनका पैसा बचा रहे। क्रेडिटर्स, लेंडर्स एंड ऑल्सो टू सेटिस्फाई द लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेवी फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इससे ये होता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा उनको वापस मिल सके। मान लीजिए कंपनी आज गए तो कल को कंपनी जो क्या हो गई, कहीं पे जाके एमलगेट हो रही है तो वो लीगल फॉर्म में होगी, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कंपनी जो है क्या कहते हैं, सॉरी,